हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई एम डॉक्टर शालिनी। टुडे हम लोग महान्यायवादी के बारे में बात करेंगे। तो महान्यायवादी के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है, आर्टिकल 76 में इसके बारे में कहा गया है। तो फर्स्ट हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। माय नेम इज़ डॉक्टर शालिनी एंड आई हैव completed my PhD in international relations and have done PG in political science and public administration both. I have done honors in political science and have done diploma course in consumer protection. Have 3 years teaching experience at a graduate level and published research papers in various national and international journals. तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा। देन आगे बढ़ते हैं। भारत के महान्यायवादी। तो भारत के जो महान्यायवादी हैं वो देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं और आर्टिकल 76 के तहत इस बात का जिक्र किया गया है। तो आर्टिकल 76, ठीक है। 3 ही आर्टिकल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे हैं जिनमें महान्यायवादी के बारे में बात की गई है। तो पहला आर्टिकल जो है आर्टिकल 76 जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, देन आर्टिकल 88 एंड 105, ये 3 आर्टिकल ऐसे हैं जिनमें अटॉर्नी जनरल के बारे में जिक्र मिलता है। तो वर्तमान में जो भारत के महान्यायवादी हैं वो के वेणुगोपाल जी हैं और भारत के जो प्रथम महान्यायवादी हैं वो MC सीतलवाड़ जी थे। तो महान्यायवादी को क्या सैलरी मिलेगी और कितना उनका कार्यकाल होगा, इन सारी बातों का जिक्र जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता है। ये सारी बातें राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दी गई हैं। तो उनको क्या सैलरी क्या मिलेगी, क्या कार्यकाल होगा, ये सभी चीज़ें इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो डिसाइड करते हैं। देन योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो भारत का एक विधि सलाहकार जिसको हम कह सकते हैं, या फिर जो भारत सरकार का एक वकील है, उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहले उसे उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश के रूप में 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। भारत का नागरिक हो, देन 5 सालों का उसे एक्सपीरियंस हो न्यायाधीश के रूप में, और एज अ लॉयर हाई कोर्ट में उसे 10 सालों का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। यानी कि न्यायाधीश के रूप में 5 साल का और वकालत का 10 सालों का अनुभव होना चाहिए। राष्ट्रपति की दृष्टि में, राष्ट्रपति मतानुसार वो एक न्यायिक मामलों का जानकार व्यक्ति होना चाहिए जिसे विधि की जानकारी हो। देन उसका कार्यकाल क्या हो। तो प्रीवियसली अभी बात की कि कार्यकाल के बारे में संविधान में कुछ भी निश्चित नहीं कहा गया है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। और परंपरा ये भी है कि जब सरकार त्यागपत्र दे दे या उसे बदल दिया जाए तो महान्यायवादी को त्यागपत्र देना होता है, बिकॉज उसकी जो नियुक्ति होती है वो मंत्रिपरिषद की सिफारिश के द्वारा ही होती है। तो अगर मंत्रिपरिषद बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस अगर उसको हटाया जाता है या मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देती है, जो भी रीजंस रहे, अगर सरकार हटती है तो महान्यायवादी को भी हटना होता है, ठीक है। ये कुछ अटॉर्नी जनरल हैं हमारे इंडिया में जो जिनका जिक्र यहाँ मिल रहा है। MC सीतलवाड़ जी हैं जो हमारे प्रथम महान्यायवादी थे। सबसे लॉन्गेस्ट इनका टर्म रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम तक ये हमारे देश के महान्यायवादी के तौर पर रहे हैं। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट तो ये बन जाता है कि सबसे लॉन्गेस्ट टर्म तक कौन रहा एंड सबसे शॉर्टेस्ट टर्म तक कौन रहा है। तो सबसे लॉन्गेस्ट टर्म MC सीतलवाड़ एंड शॉर्टेस्ट में सोराब जी, ये सबसे कम समय के लिए रहे थे। देन स्टार्टिंग से हम बात करते हैं तो प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ जी हैं। ये 28 जनवरी 1950 से 1 मार्च 1963 तक रहे। देन C के दफ्तरी जो 2 मार्च 1963 से 30 अक्टूबर 1968 तक रहे हैं, देन नीरंदे जी थे जो 1 नवंबर 1968 से और 31 मार्च 1977 तक रहे। देन SV गुप्ता जो 1 अप्रैल 1977 से 8 अगस्त 1979 तक हमारे देश के महान्यायवादी रहे हैं। देन 5th नंबर पर हैं LN सिन्हा जो 9 अगस्त 1979 से 8 अगस्त 1983 तक रहे हैं। देन 6 नंबर पर हैं
के पैरासरन जी, जो 9 अगस्त 1983 से 8 दिसंबर 1989 तक महान्यायवादी के पद पर रहे। देन सबसे शॉर्टेस्ट टर्म तक सोली सोराब जी, जो 9 दिसंबर 1989 से 2 दिसंबर 1990 तक रहे हैं। देन जे रामास्वामी, जो 3 दिसंबर 1990 से नवंबर 23 1992 तक रहे। देन 9th नंबर पर हैं मिलन के बनर्जी, जो इस पद पर 21 नवंबर 1992 से 8 जुलाई 1966 तक रहे हैं। देन 10th नंबर पर आते हैं अशोक देसाई जी, जो 9 जुलाई 1996 से 6 अप्रैल 1998 तक रहे। देन सोली सोराब जी अगेन महान्यायवादी बने हैं और इस बार उनका जो कार्यकाल है वो थोड़ा लंबा ही रहा था, 7 अप्रैल 1998 से 4 जून 2004 तक। 12वें नंबर पर हैं मिलन के बनर्जी, जो 5 जून 2004 से 7 जून 2009 तक रहे हैं। देन गुलाम एसाद जी, जो 8 जून 2009 से 11 जून 2014 तक महान्यायवादी रहे। देन 14 जो हमारे अटॉर्नी जनरल थे वो मुकुल रोहतगी जी थे, जो 12 जून 2014 से 30 जून 2017 तक रहे हैं और इनके स्थान पर 15वें जो महान्यायवादी बने थे वो के वेणुगोपाल जी बने और इन्होंने ज्वाइन किया है 30 जून 2017 को। और टिल नाउ ये अभी तक हमारे देश के वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं वो हैं के वेणुगोपाल जी। देन आगे बढ़ते हैं, कार्य शक्तियाँ क्या होंगी। तो एक महान्यायवादी की कार्य शक्तियाँ क्या हो सकती हैं। वो एक विधि सलाहकार के तौर पर काम करता है, भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए हों, तो सलाह देना भारत सरकार को वो इसका काम होता है। देन विधिक स्वरूप वाले अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए हों। उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार से संबंधित मामलों में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करना, ठीक है, तो ये सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर भी काम करते हैं, ठीक है। देन भारत सरकार से संबंधित किसी भी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार इनको होता है और संविधान के द्वारा अथवा किसी अन्य विधि के द्वारा प्रदान किए गए जो भी काम है उनका निर्वहन करना ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का काम होता है। आगे बढ़ते हैं, अधिकार क्या होंगे, एक महान्यायवादी के क्या अधिकार हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो अधिकार है इनका वो भारत की किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में जाकर वो सुनवाई का अधिकार रखते हैं। तो ये इनका एक बहुत बड़ा पावर है, इनका अधिकार है, ये सुनवाई का अधिकार इनको मिलता है। एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्तों और विशेषाधिकारों को भी ये हासिल करते हैं। एक संसद सदस्य की तरह सारे जो विशेषाधिकार जो एक पार्लियामेंट के मेंबर को मिलते हैं वो इनको भी मिलते हैं। देन संसद के दोनों सदनों या उनके संयुक्त बैठकों की कार्यवाही में सम्मिलित होने का अधिकार भी है। तो अगर ये एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्तों और विशेषाधिकारों के अधिकारी हैं तो उसी तरह से इनको उसकी कार्यवाही में या फिर संयुक्त जो बैठकें होती हैं उसमें भाग लेने का भी अधिकार होता है। बट आर्टिकल 88 के तहत उन्हें वोट देने का राइट नहीं होता। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि सम्मिलित तो हो सकते हैं बट वो वोट नहीं दे सकते। ये क्वेश्चन अगेन आता है एग्जाम्स में कि एक अटॉर्नी जनरल को वोट देने का राइट होता है या नहीं होता है, और अगर वोट देने का राइट नहीं है तो वो किस आर्टिकल में है। तो ये 3 ही आर्टिकल हैं जो 76, 88 और 105 जिसमें महान्यायवादी के बारे में बात की गई है। तो आर्टिकल जो 105 है वो महान्यायवादी की शक्तियां और उनके जो विशेषाधिकार हैं उनके बारे में बात करता है। आर्टिकल 88 में ये भी कहा गया है कि इसके अंतर्गत वह संसद की किसी भी समिति में बोलने अथवा सम्मिलित होने का अधिकारी है, बशर्ते वो एक सदस्य के रूप में यहाँ नामांकित हो। एज ए मेंबर उसका वहाँ नामांकन होना जरूरी होता है। देन महान्यायवादी सरकार के पूर्ण वकील नहीं होते हैं, वो एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए उसे निजी विधिक कार्रवाई से रोका नहीं जा सकता है। देन इनके ऊपर क्या सीमाएं लगाई गई हैं। तो अटॉर्नी जनरल को भारत सरकार के खिलाफ सलाह नहीं देनी होती है, सबसे इम्पोर्टेंट बात रही।
कि अगर वो भारत सरकार के विधिक सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं, भारत सरकार के वकील के तौर पर काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर सबसे पहली जो सीमा है, सबसे पहली जो बाउंडेशन है वो यही लगाई जाती है कि वो भारत सरकार के खिलाफ कोई भी उनको सलाह नहीं देनी होती है। अटॉर्नी जनरल को उन मामलों में कोई संक्षिप्त सलाह नहीं देनी होती है जिनमें उन्हें भारत सरकार के लिए सलाह देने या पेश होने के लिए कहा जाता है। ठीक है। देन अटॉर्नी जनरल भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मुकदमों में अभियुक्तों का बचाव नहीं कर सकते हैं। यानी कि भारत सरकार जब तक अनुमति ना दे वो आपराधिक मुकदमों में अभियुक्तों की जो बचाव है वो नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी भी कंपनी या निगम में निदेशक की नियुक्ति स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो ये इनके ऊपर कुछ सीमाएं हैं जो लगाई गई हैं। ठीक है। तो जिस तरह से महान्यायवादी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक विधिक सलाहकार के तौर पर काम करते हैं, तो सेंटर में कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में यहाँ अटॉर्नी जनरल होते हैं, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं एडवोकेट जनरल। ओके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस तरह से अटॉर्नी जनरल होते हैं वैसे ही एडवोकेट जनरल होते हैं, महाधिवक्ता, जो स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं। तो दोनों ही सरकार की विधि सलाहकार हैं और दोनों के काम लगभग सेम ही होते हैं। तो ये महान्यायवादी के बारे में कुछ आज हम लोगों ने बातें डिस्कस की। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो थैंक यू सो मच एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।